हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपसे यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट में पूछे जा चुके हैं। सो सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड मोर ओवर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए सभी टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाने वाले हैं इस सेशन के थ्रू, आज के एमसीक्यूज डिस्कशन के थ्रू। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड गाइज, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर और मेल एड्रेस मेंशन किया गया है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। देखिए, हमने अपने सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है, मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन रीड करना है और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स शेयर करने हैं, ठीक है ना। सो मैच द फॉलोइंग का है फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट वन में आपको टाइप्स ऑफ इफेक्ट गिवन है, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट से आप जरूर रूबरू होंगे, क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसके एक्सेप्शंस में इन सभी इफेक्ट्स की बात की जाती है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड की जब एक्सेप्शन है तो इट मीन्स कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है जी। अब लिस्ट टू में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट किस चीज को, इनमें से किस चीज को प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आपको ऑप्शंस गिवन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन चैट बॉक्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो पहले वेबलेन इफेक्ट की बात करते हैं। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, उस गुड की डिमांड को तभी बढ़ाएगा अगर उसका प्राइस ज्यादा है। डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस उसका ज्यादा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? लेट्स से कि एक इंडिविजुअल जो है स्टोर में गया, ठीक है, स्टोर में एक्सपेंसिव गुड्स अवेलेबल हैं और उन एक्सपेंसिव गुड्स के चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। कहने को तो वो ये खरीद सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहा है। वो एक्सपेंसिव क्यों खरीद रहा है? बिकॉज उसके माइंड में ऐसी परसेप्शन है कि ये गुड एक्सपेंसिव है, तभी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है ना, ये चीपर है, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी। तो उसने कहा कि क्वालिटी बढ़िया है तभी वो एक्सपेंसिव है, तो वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाता। इट मींस एक्सपेंसिव, यानी कि प्राइस ज्यादा है तभी वो उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है। तो ये कहता है हमारा वेबलेन इफेक्ट। इसको हम कॉन्स्पिकियस कंजप्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर एक पर्टिकुलर गुड एक्सपेंसिव है, यानी कि उसका प्राइस ज्यादा है, तो ही उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब हम प्राइस को बेस लेके चलते हैं ना, तो वो हमारा वेबलेन इफेक्ट होता है, राइट। और स्नॉब इफेक्ट आता है हमारा क्वांटिटी के टर्म्स में। स्नॉब इफेक्ट कब काम करता है? कि अगर कोई लग्जरी गुड है, यूनिक गुड है, ठीक है, क्वांटिटेटिव में टर्म्स में, मतलब कि वो कॉमन नहीं है, ठीक है, यूनिक है, लग्जरी है। जैसे कोई स्पोर्ट्स कार की बात करें या कोई ऐसी आर्ट एंड ज्वेलरी है जो रेयर है, जो सोसाइटी में कॉमन नहीं है, लोगों के पास कम है, वहां पर जब हम डिमांड बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी या पर्टिकुलर गुड की, उसको हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क एक्सटर्नलिटी है, एक्सटर्नलिटी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं स्नॉब इफेक्ट को, तो वो कैसी रहती है हमारे पास? वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में वो चीज कॉमन नहीं है, लोग नहीं, उन लोगों के पास कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो क्योंकि वो यूनिक है, वो रेयर है। उसे हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। प्रीशियस है तो वो स्नॉब इफेक्ट है। और बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। मतलब कि जो कॉमोडिटी फैशन में है, लोगों के पास आप देख रहे हो कि वो यूज कर रहे हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने देखा कि उसने तो बहुत बढ़िया स्मार्ट वॉच डाली हुई है, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और फिर आपने देखा कहीं और भी देखा, उस स्मार्ट वॉच को किसी और ने भी डाला हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, उसकी कॉमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहे हो। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी। मतलब जो बाहर से जो वाइब्स आ रही हैं आपको, वो पॉजिटिव आ रही है। और स्नोब इफेक्ट को आप कैसे याद करोगे? कि जो वाइब्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो यूनिक नहीं है, आपके पास है वो सिर्फ चीज, ठीक है। तो बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट समझ में आता है, वेबलिन इफेक्ट में समझ में आता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहाँ काम करता है? हमारा रिलेटेड कॉमोडिटीज पे काम करता है, ठीक है। तो रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है।
ए हमारा 1 मैच करेगा 1 के साथ, कॉन्स्पिकियस कंजप्शन में होता है। बी हमारा 3 के साथ मैच कर रहा है। सी हमारा मैच करेगा 4 के साथ, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। सो जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया है, वेरी गुड टू देम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म व्हाइल अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑपरेट्स एट एन आउटपुट लेवल वेयर ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्ट इज द मिनिमम, ऑप्शन बी एवरेज कॉस्ट इज द मिनिमम, ऑप्शन सी बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल एंड ऑप्शन डी इज मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट। सो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करिए कि आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती है शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं, दैट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिल्कुल। कब होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। और लॉसेस भी हो सकते हैं कब? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा है। यहाँ पे बात की गई है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो पूछा गया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में जब फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे वो ऑपरेट कर रही होंगी। सो डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए एम आर यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू प्राइस है, ठीक है। और एवरेज रिवेन्यू यहाँ पर है, एवरेज कॉस्ट जो है हमारी कम होगी एवरेज रिवेन्यू से नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में। ये हमारी एवरेज रिवेन्यू, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट यू शेप है हमारे पास और ये हमारा एमसी आएगा। सो दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट जिक्र किया गया ऑप्शंस में, मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। सो दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करती है जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी पॉजिटिवली स्लोप्ड, ऑप्शन डी नेगेटिवली स्लोप्ड। सो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। सो जो मार्केट फोर्सेज दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट फॉलो करना पड़ता है फर्म्स को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इस तरीके से हमारे पास कर्व आती है डिमांड कर्व, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू भी एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसी है फर्म की? हॉरिजॉन्टल है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट भी हमारे पास असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है अ मोनोपोली फर्म्स रिवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल ठीक है, मोनोपोली फर्म्स जो होती है उनकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन में बोला गया द मोनोपोली फर्म्स डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमाइन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स विम्स एंड फैंसी। ये भी बिल्कुल ठीक बोला गया, क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस आप बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तभी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है ना डिमांड कर्व। तो इस तरीके से जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों से खेलने का फ्रीडम, इन दोनों से खेलने का एडवांटेज जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं उठा सकती है, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। Next question, from the following identify one which is not a collusive oligopoly model. Option A cartels, option B Edgeworth model, option C price leadership, option D market share model. देखिए दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली और एक होती है हमारे पास नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली जहां पे फर्म्स जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है while determining the price and output for the product, ठीक है। और नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली जहां पे फर्म्स एक दूसरे के साथ कंपीट करती है। देखिए दो टर्म्स है, कंपीट करना और एक है कॉपरेट करना। कॉपरेट कहाँ पे आएगा? कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली के अंडर, और कंपीट करना दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। और ये आपको क्लासिफिकेशन दी गई है कि नॉन कॉल्यूसिव के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। एजवर्थ आता है, कॉर्नॉट मॉडल आएगा, स्टेकबर्ग मॉडल आएगा, ठीक है, और बर्टन एंड मॉडल आता है। कॉल्यूसिव में हमारे पास कार्टल्स फॉर्म होते हैं, ज्वाइंट प्रॉफिट कार्टल्स, मार्केट शेयरिंग कार्टल्स होते हैं। ट्रेडिशनल प्राइस लीडरशिप होते हैं, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये
कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली मॉडल के टाइप्स है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट अ कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली, तो वो मॉडल जो है वो है हमारे पास एजवर्थ मॉडल। देखिए कार्टेल्स नाम से ही क्लियर है कि जहां पे आप एसोसिएशंस बना रहे हैं तो वो कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। प्राइस लीडरशिप है, ठीक है, इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही है लेकिन बाकी तो उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन वाली चीज तो नहीं है, तो वो भी कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। मार्केट शेयर मॉडल जहां पे शेयरिंग चल रही है तो वो भी कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। तो ये कॉमन सेंस के साथ भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द ओलिगोपोलिस्ट विल नॉट वेरी द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज पर व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। सो आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो ओलिगोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस नहीं लेके आते हैं, इनमें से कौन से मॉडल्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 कॉल्यूजन मॉडल, नंबर 2 कॉर्नोट्स मॉडल, नंबर 3 किंग डिमांड मॉडल एंड नंबर 4 इज प्राइस लीडरशिप मॉडल। सो पहले तो आपको इन मॉडल्स की क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए कॉल्यूजन मॉडल का मतलब क्या होता है कि देखिए ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा वाला कंपटीशन होता है। सो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए फर्म्स क्या होती हैं, एक कॉल्यूजन बना लेती है, एक एग्रीमेंट में एंटर करती हैं कि हम ये पर्टिकुलर प्राइस जो है सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सो वही प्राइस उन्हें फॉलो करना होता है। सो यहाँ पे अब जो ओलिगोपॉलिस्ट है अपने प्राइस को वेरी नहीं करते हैं डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो ए हमारा ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है कॉर्नोट्स मॉडल। कॉर्नोट्स मॉडल में तो जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंटली चलते हैं, साइमल्टेनियसली अपनी क्वांटिटी सेट करते हैं और इंडिपेंडेंटली चॉइस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किंग डिमांड मॉडल। किंग डिमांड मॉडल में तो चेंज करते हैं, अगर फर्म्स जो है अदर फर्म्स जो है अपने प्राइसेस कम कर लेती हैं तो बाकियों को भी फॉलो करना पड़ता है, अगर ज्यादा कर लेते हैं तो बाकी फॉलो नहीं करते। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, कॉर्नोट्स भी नहीं आएगा बिकॉज फर्म्स यहाँ इंडिपेंडेंटली चलती है। प्राइस लीडरशिप मॉडल में क्या होता है कि एक जो लीडर होता है, इंडस्ट्री का जो लीडर होता है वो प्राइस सेट कर लेता है, यानी कि जिसके पास डोमिनेंट मार्केट पावर है वो प्राइस सेट करेगा और बाकियों को फॉलो करना पड़ता है ना, जो फॉलोवर्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ओलिगोपोलिस्ट वेरी नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को। सो ए और डी जो है हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन में आएंगे। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में हमारे पास ए और डी आ रहे हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में फर्स्ट आइटम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो करेक्ट मैचिंग बतानी है लिस्ट टू में किसके साथ होगी इसकी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमारा कार्डिनल अप्रोच है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ अदर कॉमोडिटीज, ऐसा क्रॉस डिमांड बोलती है, ठीक है ना। जब आप एक कॉमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हैं और दूसरे कॉमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी कि रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है या सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड की बात हो रही है, सो ऐसा क्रॉस डिमांड में देखा जाता है। नेक्स्ट है स्किमिंग द क्रीम पॉलिसी। सो ये पाइनियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है हमारी, जब आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट हाई प्राइस पे और इवेंचुअली जब आप अपनी जगह बना लेते हैं मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ, आप उसके प्राइसेस लोअर डाउन कर देते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को पाइनियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राइस रिजिडिटी, जो हमें किंग डिमांड कर्व प्रोवाइड करता है, जो ओलिगोपॉली का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ओलिगोपॉली को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा जो डी है वो मैच होगा हमारा 2 के साथ, ठीक है। अब इन कोड्स में से करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। सो सिंपली वैसे मैंने आपको बता दी है, ए मैच होगा हमारा यहाँ पे 3 के साथ, बी मैच होगा हमारा 1 के साथ, सी मैच होगा 4 के साथ और डी मैच होगा हमारा 2 के साथ, डी मैच होगा हमारा 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर is considered superior to the cardinal utility analysis mainly due to। सो कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस में हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं और एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। सो आपसे पूछा गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसे ज्यादा सुपीरियर कंसीडर किया जाता है देन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए assumption ऑफ रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर। सो ये assumption तो दोनों में ही कंसीडर की जाती है कि कंज्यूमर रैशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को हम दोनों से डिराइव कर सकते हैं, सो ये भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट्स इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज द रीजन। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें प्रॉपर वे आउट प्रोवाइड करता है, प्रॉपर बाइफिकेशन देता है ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम हिक्स एंड एलेंस-लस्की थ्योरम्स ये पढ़ते हैं, सो उन्होंने प्रॉपर वे आउट हमें प्रोवाइड किया इन डिफरेंस कर्व के थ्रू कि प्राइस इफेक्ट जो है उसे बाइफिकेट किया हुआ इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। सो दिस इज द सोल रीजन कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो इट इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स डिमांड। सो ये वाली assumption तो अगेन दोनों में ही लगती है,
ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी हियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी ओलिगोपोली। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाए जाते हैं, जहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं, सेम पर्पज सॉल्व कर रहे हैं, बट जो आपस में जो इनके फीचर्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। मतलब कि डिफरेंशिएशन वाला जो फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला फीचर जो है सर्व कर रही है ये प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर इन्हें कंसीडर किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए है। Next question है, in a perfectly competitive market, a firm in the long run operates at the level of output where? So long run में perfectly competitive firms जो है उस level of output पे operate करती हैं जहां पर firms को normal profits मिलते हैं, जहां पे firms normal profits earn कर पाती है। और normal profits कौन सा point होगा normal profits का? जहां पर average revenue, marginal revenue, average cost, marginal cost ये सब एक दूसरे के equal होंगी। So correct answer यहाँ पे बनेगा option D। चलिए अगला सवाल है, कॉमोडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड देन द डिमांड फॉर इट इज नॉन एज। एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, उसके डिफरेंट यूजेस है। तो ऐसे कॉमोडिटी की डिमांड को हम क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या फिर ऑटोनोमस डिमांड? तो यहाँ पे आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब एक गुड और सर्विस जो है उसके मोर देन वन यूजेस होते हैं। जैसे milk can be used for different purposes. Milk serves different multiple purposes, like milk can be used for cheese, yogurt, cream, butter and other products। ठीक है ना? तो मिल्क की जो यहाँ पे मिल्क एक कॉमोडिटी है, तो मिल्क की डिमांड कैसी है? कंपोजिट डिमांड है, बिकॉज मिल्क कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? व्हेन यू नीड टू गुड्स टुगेदर, यानी कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड दो गुड्स इकट्ठे कंज्यूम करने पर ही फुलफिल होगी। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर, तो दोनों गुड्स को इकट्ठे ही कंज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड जो डायरेक्टली आप कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसे अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे यू नीड दैट पर्टिकुलर फूड, यू नीड दैट पर्टिकुलर क्लोथ, यू नीड दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट डिमांड होगी। और ऑटोनोमस डिमांड को भी डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। ऑटोनोमस डिमांड का मतलब होता है कि जब आपकी कोई बायोलॉजिकल डिजायर है, फिजिकल डिजायर है या कोई पर्सनल नीड है जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंज्यूम करने से फुलफिल होगी, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस डिमांड। अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड गिवन है, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के दो कंपोनेंट्स गिवन है और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व के दो कंपोनेंट्स गिवन है। और लिस्ट टू में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन गिवन है। नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, प्राइस चेंज इफेक्ट और शिफ्ट द डिमांड कर्व। और आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करके करेक्ट कोड बताना है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये दोनों कंपोनेंट्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के हैं। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमें बताता है कि अगर कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने की बात की जाती है। ठीक है, तो प्राइस चेंज इफेक्ट और डिमांड कर्व हमारा सेम रहता है, तो या तो सेकंड होगा हमारा ए के साथ मैच या फिर थर्ड होगा ए के साथ मैच। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ए टू के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में ए थ्री के साथ मैच कर रहा है और ऑप्शन डी में ए टू के साथ मैच कर रहा है। सो यहाँ पे बी और सी तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या तो हमारा टू के साथ जाएगा या थ्री के साथ जाएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में टू या थ्री के साथ जा रहा है, तो ठीक है, अगेन आगे और देखना पड़ेगा। अब डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के अलावा और अगर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है उसकी बात की जाती है, यानी कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसमें चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक, अब डिक्रीज इन डिमांड या तो हमारा वन के साथ जाएगा या फोर के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन बी में वन के साथ भी जा रहा है, फोर के साथ भी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए और डी दोनों ही करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सो ऑप्शन ए अगर आप आंसर देते हैं या ऑप्शन डी अगर आप आंसर देते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर दिया गया था ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास करेक्ट मैचिंग जा रही है। तो ऑप्शन ए एंड डी बोथ कैन बी योर आंसर्स।
Next is a rightward shift in demand curve indicates a decrease in supply, increase in quantity supplied, an increase in supply over the previous year, law of variable proportion. So यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिमांड कर्व जो है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो यहाँ पर पहुंच गई है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हो सकता है। एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर, ये भी हो सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब बी और सी में से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। वाई? बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड हमारे सिंगल पॉइंट की बात करती है सप्लाई कर्व की, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाइड ओनली डील्स विद वन स्पेसिफिक मार्केट प्राइस एंड वन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। लेकिन सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सप्लाई में ऑल पॉसिबल मार्केट प्राइसेस आते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर। क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होगा। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में, राइट। Next is there are no exceptions to the law of demand in case of given goods, normal goods, articles of conspicuous consumption, ignorance of the consumer. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, because normal good is not an exception to the law of demand. लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी exceptions to the law of demand है। अगला सवाल है which one of the following sets is incorrect to show the interrelationships among price elasticity coefficient, change in price and change in total revenue. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको तीन एलिमेंट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट इंटर रिलेशनशिप है। सो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू की बात की गई है। सो इन तीनों एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने टोटल आउटले मेथड में तीन प्रोपोजिशंस के थ्रू बताया। उन्होंने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, राइट। और लेस देन 1 कब होती है? जब प्राइस और टोटल रिवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और यूनिटरी डिमांड कब होती है, यानी कि इक्वल टू 1 कब होता है? जब प्राइस के चेंज होने से टोटल रिवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, राइट। अब यहां पर देखते हैं जीरो कॉफिशिएंट हमें गिवन है, तो जीरो कॉफिशिएंट मतलब कि लेस देन 1 की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए प्राइस और टोटल रिवेन्यू में। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रिवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ठीक इंटर रिलेशनशिप दे रहा है। नेक्स्ट इज लेस देन 1, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। इक्वल टू 1 में क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने में टोटल रिवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, ये रिलेशनशिप भी बिल्कुल ठीक है। और मोर देन 1 कब होता है? जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और टोटल रिवेन्यू के बीच में, तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है ये, राइट। सो इनकरेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन बी में दिया गया है, सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। Next question, from the following two statements of assertion and reasoning suggest the correct code. Assertion में आपको given है the equilibrium price is decided at the level where the quantity demanded equals the quantity supplied. बिल्कुल ठीक है ये। देखिए दो फोर्सेस होते हैं मार्केट के, एक होते हैं डिमांड और एक होता है सप्लाई। सो डिमांड और सप्लाई जिस लेवल पे एक दूसरे को कट करती है, जिस लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट। और रीजन इसका गिवन है एट दिस लेवल एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन्स जीरो। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए इस लेवल पे दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ना ही एक्सेस ऑफ डिमांड होगा ना ही एक्सेस ऑफ सप्लाई होगी। इन पॉइंट्स पे होता है, ये एक्सेस सप्लाई वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक्सेस ऑफ डिमांड वाला पॉइंट है। लेकिन जहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, बोथ रिमेन जीरो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का है। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड इनवेरिएबली चेंजेस इनवर्सली टू द चेंजेस इन इट्स प्राइस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनवेरिएबली चेंजेस का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। देखिए इनवर्स रिलेशनशिप तो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, लेकिन जो चेंज होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंट डिग्री से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड चेंजेस इनवर्सली आएगा, ना कि इनवेरिएबली चेंजेस आएगा। इनवेरिएबली चेंजेस का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस इफेक्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो प्राइस इफेक्ट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, दैट इज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। सो असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है, रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अगला सवाल, इफ टू कॉमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री देन अ राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी विल इंड्यूस। दो कॉमोडिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा होगा? वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अ बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर आंसर। Next question, a decrease in supply will have the greatest effect on price when products demand is. So greatest effect on price means प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है सप्लाई कम होने पर। सो इस केस में डिमांड कैसी होगी? जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे आंसर जल्दी समझ में आ जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, बोला गया है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनिशियल प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी है। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में कुछ नहीं गिवन यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड में मतलब कि कम चेंज होगा। सो यहाँ पे डिमांड कर्व हमारी कैसी होगी? डिमांड कर्व हमारी यहाँ पे स्टीपर है, इट मींस कि प्रोडक्ट डिमांड इज इन इलास्टिक। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If the demand for using the Noida Expressway is given by Q is equal to 40,000 minus 2500 P. So again यहाँ पर आपको demand function given है, ठीक है, where Q is the number of users and P is the amount of toll collected per unit who uses the expressway. In the light of this information, which of the following is true? जब P की वैल्यू 6 होगी, Q is equal to 14,000 होगा, तो क्या प्राइस डिमांड प्राइस इनइलास्टिक होगी? P की वैल्यू जब 7 होगी, Q की वैल्यू जब 16,500 होगी, तो डिमांड क्या यूनिटरी इलास्टिक होगा? P की वैल्यू जब 4 होगी, Q की वैल्यू 9500 होगी, तो डिमांड प्राइस इलास्टिक होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है? अगेन डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए जो ये वाला कंपोनेंट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, वो आप कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव लेके। अगेन आपको लीनियर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से आएगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, 40,000 का जीरो हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है, और माइनस 2500, पी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सो माइनस 2500 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सभी के लिए यही होगा। अब आपको क्या करना है? जो फॉर्मूला आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, उसमें हर बार आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू पुट करनी है जो ऑप्शंस में गिवन है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो माइनस 2500 ही है। अब पी की वैल्यू जब 6 होगी और क्वांटिटी डिमांडेड जब 14,000 होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1.07। आप सॉल्व करेंगे तो 1.07 आती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये क्या बन रहा है? प्राइस इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है ना वैल्यू, तो क्या है प्राइस, क्या बोलेंगे हम जब भी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है? उसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है वो कैसी है? इलास्टिक है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही हमारे पास गलत हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव तो आएगा नहीं। नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं, माइनस 2500 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू इंटू 7 अपॉन 16,500। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आती है 1.06, ठीक है, 1.06। तो अगेन डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक तो नहीं है ना, यूनिटरी इलास्टिक तो तब होती ना जब हमारे पास क्या होता है? वैल्यू 1 आती, ठीक है, और इन इलास्टिक तब होता जब वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती। सो ये भी नहीं है हमारे पास। आगे नेक्स्ट सॉल्व करके देख लेते हैं, माइनस 2500 इंटू 4 अपॉन 9500। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1.05। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, इफ प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी डिक्रीजेस बाय 20% एंड डिमांड फॉर दैट कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40%, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी।
सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है हमारी, हाईली इलास्टिक। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज फॉर्मली डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो divided by the percentage change in the marginal rate of technical substitution. So basically elasticity of factor substitution का मतलब क्या है कि आप अपने फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कि फैक्टर्स में कितनी इलास्टिसिटी है सब्स्टिट्यूट होने की, ठीक है ना, कि जब आपके पास चीपर इनपुट्स अवेलेबल है तो आप उन चीपर इनपुट्स को एक्सपेंसिव इनपुट्स में आप कितना सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो, तो वो इलास्टिसिटी उस इनके फैक्टर्स की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोला इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो। बिल्कुल, जब फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट होंगे तो कैपिटल लेबर रेशियो भी चेंज होगी, ठीक है, और उससे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू 5 k to the power 0.3 L to the power 0.5 is a production function, और ये बोला है कि ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन शो कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ये गलत है बिकॉज इसके एक्सपोनेंट को जब आप ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1, 0.8 आता है, 0.3 प्लस 0.5, सो इट इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली आइटम्स गिवन है, और लिस्ट 2 में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन गिवन है, फीचर गिवन है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। सो देखिए यहाँ पे, arise with the lower average cost of manufacturing a product when two complementary products are produced by a single firm. So अभी मैंने बताया था कि जब आप दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठे प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उससे जब आपकी कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है तो वो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप वाली सिचुएशन होती है। सो डी हमारा मैच होगा 1 के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मीन लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन है, ए मैच होगा हमारा यहाँ पर 2 के साथ। और उसके बाद है arise when cost per unit depends on the size of the firm, जब फर्म स्पेसिफिक की बात हो रही है तो इंटरनल इकोनॉमीज की बात हो रही है, सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ, ठीक है जी। और arise when cost per unit depends on the size of the industry, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ठीक है ना, सभी फर्म्स के ऊपर इफेक्ट होगा उसका, सो इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। सो ए मैच हो रहा है हमारा 2 के साथ, बी मैच हो रहा है हमारा 3 के साथ, सी मैच हो रहा है हमारा 4 के साथ, और डी मैच हो रहा है हमारा 1 के साथ। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, द लीस्ट कॉस्ट और द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्स दैट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ टू इनपुट शुड बी इक्वल टू देयर प्राइस रेशियो। लीस्ट कॉस्ट या फिर ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो दैट इज लेबर एंड कैपिटल, उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए कि फर्म जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके कम से कम कॉस्ट पे, राइट। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, दो अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, एक मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक हमारा आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच की बात की गई है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कब अचीव करते हैं, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू इट्स प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू इट्स प्राइस शुड बी इक्वल, ठीक है ना। जब ये इक्वल होते हैं यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ टू इनपुट्स जब इक्वल होती है टू देयर प्राइस रेशियो, तब हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट मिल जाता है, राइट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इन अ हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म Q is equal to minus L to the power 3 plus 15 L to the power 2 plus 10 L, और उसका हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिवन है। उसने कहा ये हमारे पास टीपी है, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट है, और ये हमें बताया कि मार्जिनल प्रोडक्ट है। आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी की या नहीं है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, हम टीपी को डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय डिफरेंशिएटिंग द टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है बिकॉज मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है। सो मैक्सिमम डिग्री के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है, या फिर क्यूबिक फॉर्म है। सो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है, सो दिस इज द क्यूबिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, हम डेरिवेट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग द टोटल प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेबर, राइट। सो कैसे निकालेंगे हम,
dp is equal to -3l² प्लस 15, 2 आगे आ जाएगा हमारा, 15l प्लस 10l की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास TP इज इक्वल टू -6l प्लस 30l प्लस 10। तो क्या यहाँ पे हमें MP की जो फॉर्म दी गई है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, हमारे पास करेक्ट इक्वेशन तो ये बनती है, करेक्ट फॉर्म तो ये बनती है, राइट। सो स्टेटमेंट जो 2 है हमारे पास ये फॉल्स हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है और लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है रिटर्न्स टू स्केल की। अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन से प्रोडक्शन फंक्शन की क्या शेप होने वाली है। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्शन फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है डिफरेंट, ये कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जब एक्सप्रेशन गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें शेप आइडेंटिफाई करनी होती है, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं? लेबर और कैपिटल के एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे करते हैं। अल्फा और बीटा दो एक्सपोनेंट्स है हमारे पास लेबर और कैपिटल के रिस्पेक्टिवली। सो इनका समेशन अगर इक्वल टू 1 आता है तो ये हमारे पास होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और अगर अल्फा और बीटा लेबर के दो कंपोनेंट्स का एक्सप्रेशन जो समेशन है वो लेस देन 1 आता है तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट हमें गिवन है एक्सपोनेंट कैपिटल का 0.19 और लेबर का गिवन है 0.08। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.27। ठीक है जी, सो ये है हमारे पास लेस देन 1। सो दिस इज गोइंग टू मैच विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है 0.75 प्लस 0.25, ये आता है हमारे पास 1। ठीक है, सो जब समेशन इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होता है, कौन सी शेप हमें देता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लास्ट है 0.65 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास 1.15। तो ये ग्रेटर देन 1 है, सो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, सो ए हमारा मैच हो रहा है 2 के साथ, बी मैच हो रहा है 1 के साथ और सी मैच हो रहा है हमारा 3 के साथ। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर। Next question, production function for a product is based on certain assumptions. Indicate the correct code from the following. यहाँ पे कुछ assumptions आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि production function की related assumptions कौन सी हैं। So first यहाँ पे बोला है complementarity, बिल्कुल जो हमारे factors of production है labor और capital की जब हम बात करते हैं, so इन दोनों का combination हम use करके अपने purpose को solve करते हैं, अपना output produce करते हैं। So labor और capital complementarity ऐसा काम करते हैं, substitutability भी काम करते हैं। अगर एक factor available नहीं है तो आप दूसरे को use कर लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी ये करेक्ट assumption नहीं है बिकॉज फैक्टर्स की इलास्टिसिटी देखी जाती है। एंड लास्ट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी और एक वर्सेटिलिटी भी होती है, यानी कि जब आप एक अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक पर्पस के लिए यूज करें, एक पर्पस सॉल्व करें आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसे स्पेसिफिक बोलेंगे। और अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोर देन वन पर्पस सॉल्व कर रहे हैं तो वो वर्सेटिलिटी होगा। ठीक है, सो ए बी डी ये तीन assumptions जो है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी हियर। चलिए अगला सवाल है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जहां पर नया प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है लो प्राइस पे। मतलब इनिशियली हमारा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो लो प्राइस पे लॉन्च किया है ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा तभी अट्रैक्ट होते हैं अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में लेकिन एक और नया प्रोडक्ट उसके जैसा लॉन्च किया है लो प्राइस पे, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन तभी अट्रैक्ट होंगे अगर उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड हाईली इलास्टिक होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, राइट। सो आपको ध्यान रखना है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इलास्टिक, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगला सवाल है, इन केस अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड ऑन अ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन डिमांड, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड, एनी ऑफ द अबव। सो फर्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इन ऑप्शंस को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट एक बार अगर समझ लिया तो आगे के लिए क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लेट्स सपोज ये इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप देता है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप नहीं देता, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप देता है, राइट। सो यहाँ पे प्राइस अगर कम हो जाता है तो अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? बढ़ेगी।
तो क्वांटिटी डिमांडेड की यहाँ पे बात की जाती है, तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड नहीं होगा, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में भी डिफरेंस होता है। डिमांड में ऑल पॉसिबल क्वांटिटीज, ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्राइसेस की बात की जाती है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्ट क्वांटिटी एग्जैक्ट प्राइस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात की जा रही है, तो उसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस के कॉरेस्पॉन्डेंस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज देखने को मिल रही है और डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है। चलिए जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए, in case of inferior goods the income effect is negative although the substitution effect is positive. ऑप्शन बी में बोला गया है कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन डी बता रहा है कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है जबकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहता है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही बात बोल रही है इंफीरियर गुड्स के बारे में, कि इनकम इफेक्ट कैसा रहता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा रहता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा होने वाला है ऑप्शन ए, बिकॉज इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर का बढ़ता है तो अल्टीमेटली इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। सो इसीलिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है इंफीरियर गुड्स के केस में, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। व्हाई? बिकॉज जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था उसी का एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है जो कॉस्टली है, तो अल्टीमेटली इस जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी वो पहले परचेज कर रहा था उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया है अ प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो बिल्कुल सही बात की है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है हमारा कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड उस कमोडिटी की बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें बोला गया इट रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइस इफेक्ट्स कंप्राइजिंग इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बट अगर हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में तो प्राइस इफेक्ट भी हमारा नेगेटिव देखने को मिलेगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनता है असर्शन इज करेक्ट। जो असर्शन में स्टेटमेंट गिवन दी गई है वो करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का है। एज यूजुअल आपको यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स गिवन है, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिफन गुड्स, हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। तो ये डिफरेंट नेचर गिवन है आपको गुड्स की। और लिस्ट टू में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, और आपको बताना है कि लिस्ट वन में जो गुड्स मेंशन किए गए हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इलास्टिसिटी क्या होने वाली है। सो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, दीज बोथ आर रिलेटेड गुड्स, तो इन दोनों गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी देखी जाती है। सो सब्सटीट्यूट गुड्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे टी के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो उसका सब्सटीट्यूट दैट इज कॉफी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड और जो प्राइस है सब्सटीट्यूट गुड का वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। जैसे इंक के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो पेन की डिमांड कम हो जाती है, राइट। और अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देखिए जो हमारे प्राइस और डिमांड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। गिफिन गुड्स की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी गिफिन गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है, पर इनकम इलास्टिसिटी गिफिन गुड्स के केस में नेगेटिव होती है। लास्ट है हमारे पास हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। सो हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स के केस में जो हाई इनकम लेवल वाले ग्रुप होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए, तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए जो इनकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लो होती है। सो इवेंचुअली यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें बिल्कुल करेक्ट मैचिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which of the following types of goods the demand increases rapidly with the increase in consumers income but slows down with the further increase in income? सो आपसे पूछा गया है इनमें से वो कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जिनकी डिमांड में रैपिडली इंक्रीज देखने को मिलता है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है जबकि कंज्यूमर की इनकम तो बढ़ी जा रही है। तो ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में देखने को मिलता है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो अल्टीमेटली नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है,
उसकी डिमांड बढ़ाएगा। तो जब उसका नॉर्मल गुड्स से मन भर जाएगा तो अल्टीमेटली ही मूव टू द लग्जरी एंड प्रेस्टीज गुड्स, बिकॉज अभी भी कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सो नॉर्मल गुड्स आर दैट टाइप्स ऑफ गुड्स जिनकी डिमांड में रैपिडली इंक्रीज देखने को मिलता है विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, बट स्लोज डाउन with further increase in income because he'll switch to the luxury और prestige goods। देखिए inferior goods के केस में तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, अगर इनकम कम हो जाती है तो inferior goods की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इनकम बढ़ती है तो inferior goods की डिमांड कम हो जाती है। essential consumer goods के केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है, बिकॉज इनकम चाहे जितनी मर्जी बढ़े, essential goods जो है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसको तो कंज्यूम करना ही करना है। अगला सवाल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे मेरे साथ साथ सॉल्व करना है आपने। इफ द डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय D इज इक्वल टू 1000 माइनस P and supply equation is given by S is equal to 100 plus 4P, then price will be। So यहाँ पे प्राइस निकालने के लिए हमें एक assumption लेनी पड़ेगी that demand is equal to supply, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास निकल के आएगा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि डिमांड सप्लाई के इक्वल है, राइट। सो डिमांड की इक्वेशन गिवन है 1000 माइनस P, राइट, और सप्लाई की इक्वेशन गिवन है 100 प्लस 4P। अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5P इज इक्वल टू 900, राइट। सो P इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज गोइंग टू बी 180। सो देखते हैं ऑप्शन में 180 गिवन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमें 180 प्रोवाइड कर रहा है, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज गोइंग टू बी 180। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन है और आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जब प्राइस की वैल्यू 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन गिवन होंगे और आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी। सो डिमांड फंक्शन जो यहाँ पर आपको गिवन है वो लीनियर फॉर्म की गिवन है, लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, राइट। और आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, जो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इस फॉर्मूला का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन मैंने आपको बताया कि लीनियर फॉर्म की गिवन है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की पावर जो है वो 1 है, अगर प्राइस की पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर प्राइस की पावर 3 होती तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती। सो लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। सो 100 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 5 इंटू पी लीनियर फॉर्म में है, पावर 1 है उसकी, तो ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास -5, ठीक है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -5 आ गई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, डिराइविंग वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो वैल्यू आ गई -5। इसके अलावा हमारे पास p की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10, और q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं p की वैल्यू को इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट करके, तो वो आ गई हमारे पास 50, ठीक है। अब सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की, सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करिए, -5 इंटू 10 अपॉन 50, सो ये आ गया हमारे पास -1। और आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी +1, दैट इज 1 यूनिटी। तो यहाँ जाएगा हमारे पास, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए अगला सेम क्वेश्चन, मैंने बताया था ना आपको कि आपको सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, अगेन आपको यहाँ पर पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जब प्राइस 5 गिवन है, ठीक है। अब आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपको वैल्यूज ना देके आपको सिंपल पूछ लिया कि जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, इक्वल टू यूनिटी होगा, हाईली इलास्टिक होगा या हाईली इन इलास्टिक होगा। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी। अब आपने पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू तो निकाल ली है, 1 आ गया, तो यहां से आपको पता चल गया कि जो हमारी डिमांड है वो इक्वल टू यूनिटी है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी।
अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व हैज यूनिफॉर्म स्लोप्स ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व हैज अनइक्वल स्लोप्स विद इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व जो है उसके अंदर जितना एरिया होता है, रेक्टेंगुलर एरिया होता है, वो इक्वल होता है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसकी वजह से इक्वल टू 1 होती है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। पॉइंट इलास्टिसिटीज इक्वल होती है, लेकिन जो स्लोप्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी द मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया कि डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल ठीक है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होती है और वो नेगेटिव स्लोप क्या शो करता है, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। रीजन इसका बोला गया दिस अप्लाइज ओनली टू गिवन गुड्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज गिवन गुड्स तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। गिवन गुड्स तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। सो इस क्वेश्चन में हमारा असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप आता है, इनमें से कौन सा रीजन उसका नहीं है? इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये सब इनवर्स रिलेशनशिप स्टेट करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये सब बताते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। Next question, in which type of market situation competitors offer same type of products and services for the same price with no differentiation? सो परफेक्ट कंपटीशन की बात की गई है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की गई है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि क्वालिटी, साइज, कलर सब सेम है, ठीक है, सेम ही प्राइस है, किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये किसका फीचर है? परफेक्ट कंपटीशन का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही बोला है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती हैं उन्हें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। शॉर्ट रन में दे कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, दे कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड इवन लॉसेज आर देयर। लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो हैं दे कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। अब जैसे नई फर्म्स अगर एंटर करेंगी मार्केट में तो उससे अब नॉर्मल प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली जो लॉसेज हैं और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं। सो फर्म लेफ्ट विद द नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि जीरो प्रॉफिट्स। ना इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, और ना ही लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम है वो अकर करता है, जहां पे डिमांड जो है इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट को एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो रीजन में यही बोला गया ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला जो पॉइंट है वो कहां पर अचीव होता है? इट मींस कि फर्म कहां पर ऑपरेट कर रही होती है? एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगेन एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एजम्पशन से रिलेटेड है। देख आप नोटिस कर रहे होंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एजम्पशन से रिलेटेड, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इन सब पे आपको फोकस करना है। एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, लिमिटेशंस, एक्सेप्शंस, ये सब ऑन टिप्स होने चाहिए आपके, ठीक है। सो फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल, बिल्कुल ठीक है। नो लिमिट ऑन मनी इनकम, ये गलत है। देयर शुड बी अ लिमिट ऑन द मनी इनकम। जो रिसोर्सेज होते हैं कंज्यूमर के पास, दैट इज इनकम, वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल है, बिल्कुल ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ये गलत है, बिकॉज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज, ये ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी ठीक है। और लास्ट है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल यूटिलिटी, इंडिविजुअल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटीज आर टू बी मल्टीप्लाइड, ये गलत है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कमोडिटीज की इंडिविजुअल यूटिलिटीज का हम समेशन लेते हैं, उनको सम अप करते हैं। सो कौन कौन सी यहाँ पे assumption ठीक है? फर्स्ट ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड ठीक है,
और फिफ्थ ठीक है, सिक्स ठीक है। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी में बताया गया फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, देन उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट और सिक्स स्टेटमेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर। चलिए जी अगला सवाल। दो स्टेटमेंट्स आपको असर्शन रीजनिंग के थ्रू गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। सो असर्शन में बोला है गूसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स कंजम्पशन बिहेवियर। सो आप नोटिस करेंगे अब इनवेरिएबली टर्म जिन भी स्टेटमेंट्स में दी जाती है वो स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देती है। इनवेरिएबली मतलब कि ऑलवेज, invariably matlab always, whatever will be the situation it always happens, but exceptions are always there, limitations are always there। तो अगर ये लॉस एक्सेप्शन में फॉल करता है तो फिर तो ये फेल हो जाएगा, है ना, फिर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे बोले गुसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल, मतलब ऑलवेज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स कंजम्पशन बिहेवियर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहां पर ये लॉ हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, इनवेरिएबली स्टेटमेंट को नेगेटिव बना देती है और गलत बताती है। Next, it serves as an important determinant for the demand for the goods and services in the market। बोला गया है कि गुसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो एक important determinant माना जाता है मार्केट में गुड्स एंड सर्व्स को सर्व करने का। तो ये तो ठीक है बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट, ठीक है, जनरल से स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। सो ए में जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है, और रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है। सो इवेंचुअली आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉरकास्ट द मेथड फॉर अ प्रोडक्ट सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। सो डिमांड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एज सच कॉमर्स सिलेबस में आपके पास डिमांड फॉरकास्टिंग का टॉपिक मेंशन नहीं है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट में हम ये टॉपिक कवर कराते हैं, बट इस बार अगर एग्जामिनेशन में डिमांड फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो चांसेस हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है। ठीक है जी, सो यहाँ पे डिमांड फॉरकास्टिंग के कुछ स्टेप्स गिवन है, उन्हें आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। सो देखिए क्या स्टेप्स गिवन है। मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड फॉर डिमांड फॉरकास्टिंग, देन एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स ये तो सबसे लास्ट में होता है, तो ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप बनेगा। ठीक है, तो 5 स्टेप्स आपको गिवन है, तो फिफ्थ स्टेप हमारा ये होने वाला है। उसके बाद है स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई करना, ऑब्जेक्टिव्स की डिटेलिंग देना, ठीक है, वो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, कि आपको एक्चुअली में डिमांड फॉरकास्टिंग जो करनी है वो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको फॉरकास्ट करना है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट उसके बाद है डिटरमाइनिंग द टाइम परस्पेक्टिव, कौन सा टाइम पीरियड आप कंसीडर कर रहे हैं, वो सेकंड स्टेप बन जाएगा। देन आता है आपके पास कि आपको मेथड चॉइस करना है डिमांड फॉरकास्टिंग का, कौन सा मेथड आप यूज करने वाले हैं फॉरकास्टिंग के लिए। सो नंबर 3 हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा की एडजस्टमेंट करेंगे, नंबर 4 ये बनेगा, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट सीक्वेंस हमें ऑप्शन 2 प्रोवाइड करें। सबसे पहले आएगा सी, दैट इज स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, देन डिटरमाइनिंग द टाइम परस्पेक्टिव, then making choice of method for demand forecasting, then collection of data and data adjustment, और last में estimation and interpretation of results। Now next question, the king-shaped revenue curve of a firm relates to which one type of the market structure? परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होने के चांसेस बनते ही नहीं थे। किंग डिमांड कर्व या किंग शेप्ड रेवेन्यू कर्व बोलिए, इसे हम ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक होता है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। Assertion में statement given a total utility will be maximum when margin utility to price of respective products are equal। सो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की बात की गई है। बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जब इक्वल होंगे, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जब आप कंज्यूम कर रहे हो और उसमें पैसा लगा रहे हो तो टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वो इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, है ना। और रीजन में बोला गया डेविएशन फ्रॉम द सिचुएशन लीड्स टू द रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। बिल्कुल, जब आप इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, अब इस पॉइंट से अगर आप डेविएट होंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो असर्शन और रीजनिंग में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर रैशनैलिटी इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions? रैशनल कंज्यूमर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है।
और आपसे पूछा गया कि कंज्यूमर रैशनैलिटी में इनमें से कौन सी assumptions फॉलो हो रही है। नंबर 1 नॉन सेटिटी ऑफ नीड्स, नंबर 2 ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, नंबर 3 कार्डिनल मेजरमेंट, नंबर 4 सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव एंड नंबर 5 इज ऑर्डिनल मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ना सबसे पहले आप ये सोचो कि रैशनल कंज्यूमर कौन होता है। एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। एंड वो हमेशा वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। और ये मान के चला जाता है कि एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है ही इज वेल अवेयर ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में उसको सारा कुछ पता है। सो अकॉर्डिंगली वो वही कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है जिससे उसे ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड ही ऑलवेज वांट मोर ऑफ अ मोर एंड मोर गुड बिकॉज ही वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब वापस assumptions पे आइए। आपने रैशनल कंज्यूमर को डिफाइन कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे कौन सी assumptions फॉलो हो रही हैं। नंबर 1 नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स, बिल्कुल ही ऑलवेज वांट मोर ऑफ अ मोर गुड। नॉन सेटाइटी ऑफ नीड्स का मतलब है कि आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं हो रही है, यू ऑलवेज वांट मोर ऑफ एंड मोर गुड। तो यही हमने रैशनल कंज्यूमर बात करी, तो पहली assumption बिल्कुल फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी बिल्कुल फॉलो हो रही है। ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि एट अ मोमेंट अगर एक कंज्यूमर को ए बी से ज्यादा पसंद है और बी सी से ज्यादा पसंद है, तो ऑफ कोर्स वो हमेशा ए को सी से ऊपर ही रखेगा, ठीक है ना। सी के कंपैरिजन में वो ए को ही पसंद करेगा, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये assumption भी हमारी फॉलो हो रही है बिल्कुल। नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मेजरमेंट ऐसी कोई बात नहीं कही है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप जो यूटिलिटी है वो किस बेसिस पे आप मेजर कर रहे हैं। कार्डिनल बेसिस पे, क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर रहे हैं या ऑर्डर बेसिस पे कर रहे हैं। तो कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट ये कोई एजम्पशन नहीं है, ठीक है ना, रैशनल कंज्यूमर रैशनैलिटी की। और यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव। सेल्फिश इकोनॉमिक मोटिव तो बिल्कुल है, रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ए बी डी जो है हमारी कंज्यूमर रैशनैलिटी के एजम्पशंस में फॉलो हो रही हैं। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेरिकल स्टडीज इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज। सिमिलर क्वेश्चन है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की अभी हमने बात की, वही आपको बताना है कि इंपेरिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग यानी कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है मॉडर्न थियरीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप कैसी रहती है, एल शेप, यू शेप, एस शेप या फिर वी शेप। तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा एल शेप की होती है, ठीक है। रीजन हमने अभी देख लिया लास्ट क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। assertion में बोला गया इकोनॉमिक प्रॉफिट इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, और उसका रीजन दिया गया है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और साथ ही मेंशन किया गया इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस क्वेश्चन के फ्री के नंबर थे, बिल्कुल फ्री के नंबर थे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मीनिंग नहीं क्लियर, कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा हुआ, वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। देखिए कैसे। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों ही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के तरीके हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा फाइनेंशियल मेजर है विच टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है हमारा, मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है विच टेक्स इनटू अकाउंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पे आ जाइए। रीजन में बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में देखिए आप रिवेन्यू में से सिर्फ आप एक ही चीज लेस कर रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक प्रॉफिट में आप देखिए रिवेन्यू में से आप दो चीजें लेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है इज स्मॉलर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हमारी असर्शन और रीजन में दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, और इवन जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, ठीक है। अब जिसको इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब नहीं क्लियर था ना, वो भी पता लगा सकता था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट स्मॉलर क्यों है अकाउंटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमें गिवन, और ये दो इक्वेशंस हमें डायरेक्ट बता रही है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स गिवन है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इन संक कॉस्ट, और लिस्ट 2 में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है। आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है कौन सी कॉस्ट क्या बताती है। तो पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तो वो रिसोर्सेज आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, और उन रिसोर्सेज के लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट, मेकिंग पेमेंट आउटसाइड द फर्म,
तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट इंकर की जा रही है उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आउटसाइड द फर्म, वो हमारी कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। और अगर रिसोर्सेज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हैं, उनके लिए जो आप एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं, कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि सेल्फ फंड रिसोर्सेज जब आप यूज करते हैं और उसमें जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहां पर देखिए आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारा मैच होगा 3 के साथ, कॉस्ट दैट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। आउटले ऑफ मनी यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट की जा रही है, उस खर्चे को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो ए मेरा मैच होगा 3 के साथ। देन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी आउटले ऑफ मनी। ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ ऑन रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो हमारी कहलाई जाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बी हमारा मैच होगा 1 के साथ। बात करते हैं इसके बाद संक कॉस्ट की। संक कॉस्ट क्या होती है? जिस कॉस्ट को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, जो आपने पास्ट में कॉस्ट इंकर करी है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कोई आपने किया है, कोई भी ऐसा खर्चा किया है पास्ट में फर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी कहलाई जाती है संक कॉस्ट। इसे परमानेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सो डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। और टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो आप जितने भी रिसोर्सेज आप यूज करें, जो भी इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, उस पर जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू हमारी टोटल कॉस्ट कहलाई जाएगी। सो सी हमारा मैच होगा 4 के साथ। सो देखिए अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग हमें ऑप्शन 3 प्रोवाइड कर रहा है। ए हमारा मैच कर रहा है 3 के साथ, बी 1 के साथ, सी हमारा मैच हो रहा है 4 के साथ, और डी हमारा मैच हो रहा है 2 के साथ। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड करिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग तो सबको क्लियर है कि आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं सेम कॉमोडिटी का डिफरेंट कंज्यूमर से। ठीक है, डिफरेंट प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर से फॉर द सेम कॉमोडिटी। ऐसे एक्टिविटी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, और ऐसा मोनोपोली मार्केट में पॉसिबल है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। ठीक है, बिल्कुल मोनोपोली पावर तो होनी चाहिए, तभी तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सपोर्ट करिए। नेक्स्ट बोला है दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस स्टेटमेंट को भी हम होल्ड करते हैं क्योंकि हम तीनों डिग्रीज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द फर्म मस्ट एबल टू कीप द टू मार्केट सेपरेट। बिल्कुल दो मार्केट्स होनी चाहिए, इम्परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए, दोनों मार्केट सेपरेट होनी चाहिए। और इवन जो इलास्टिसिटीज हैं, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड जो है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए टू मार्केट्स में। तो ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कॉमन हमारे पास गाइडलाइंस कह लो या कॉमन रूल्स हैं जिसके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि इट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में आप हर यूनिट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि आप बल्क में अगर कोई परचेज कर रहा है उसको आप डिस्काउंट दे देते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, कितना क्वांटिटी को बेस लेके चलते हैं कि कितनी क्वांटिटी उसने परचेज करी है, उसके बेसिस पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और थर्ड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे आपने एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर लिया, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बेसिस पे आपने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया मार्केट को, और उसके बेसिस पे आप प्राइस जो है हर ग्रुप से या हर एज ग्रुप से हर सेगमेंट से अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो थर्ड डिग्री में यहाँ पर बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल कहाँ हो सकता है, सेकंड डिग्री में जब बल्क में क्वांटिटी खरीदी जा रही है। या थर्ड डिग्री में तो हमारे पास सेगमेंट करते हैं हम ग्रुप्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोली गई है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया है, और जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बताया है, सुपर, वेरी गुड।
सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन से जरूर बेनिफिट हुआ होगा। इनफैक्ट अगर किसी टॉपिक को लेकर आपका डाउट था, वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज के एमसीक्यूज डिस्कशन के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। विल मीट सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।